चलो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहीं से स्टार्ट करेंगे। डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में इस डाइपोल को प्लेस किया। डाइपोल जिसका डाइपोल मोमेंट P है, डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। यूनिफॉर्म फील्ड, ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज पर एक फोर्स लगेगा, नेगेटिव चार्ज पर एक फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पॉजिटिव चार्ज पे और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड नेगेटिव चार्ज पे। तो जो फोर्स लगेगा उसके कारण से एक एंगुलर ट्विस्ट होगा जिसको हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। थीटा इज द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके ऊपर जो फोर्स लगा वो Q इंटू ई लगा और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड माइनस QE लगा। तो यहां पर यदि हम इसका रिजल्टेंट वैल्यू निकाल करके देखें तो यहां पर नेट फोर्स F1 का वैल्यू हम लोगों को मिल चुका है। F1 जो कि QE इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड है, तो F1 इज इक्वल टू QE और F2 का वैल्यू इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड माइनस Q इंटू E है। यदि इसका नेट फोर्स हम लोग निकालें तो नेट फोर्स क्या आएगा वो देख लो। नेट फोर्स कितना आ रहा है, दोनों को ऐड कर दोगे तो F नेट इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, फोर्स ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, तो ये आपका QE और ये माइनस QE और नेट फोर्स फाइनली जीरो। नेट फोर्स जीरो क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या बताया था? नो ट्रांसलेटरी मोशन। अब ये ट्रांसलेटरी मोशन नहीं है, इसका मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है बताओ? पूरा रिवीजन क्लास है ये, ऑलरेडी पढ़ा रखा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? F1 और F2 इक्वल एंड अपोजिट। इसका मतलब F1 और F2 मिलकर के एक एंगुलर ट्विस्ट मतलब कपल फॉर्म किया, जिसके कारण से टॉर्क होगा और टॉर्क का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। टॉर्क और कपल में हमने बेसिक डिफरेंस बताया था, क्या होगा जूही बताओ? चलो प्रियांशु तुम बताओ। हाँ हाँ, दोनों में एंगुलर ट्विस्ट होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा दोनों में, दोनों का मैथमेटिकल मेजरमेंट सेम होगा। बैठो, चलो सुधांशु तुम बताओ जल्दी। आस्था, साहिल, सिंपली बताया था कि दोनों बेसिक डिफरेंस ये है कि इन द केस ऑफ टॉर्क एक फोर्स एक्सटर्नली अप्लाइड, दूसरा रिएक्शनरी, ठीक। और कपल के केस में दोनों फोर्स एक्सटर्नली अप्लाइड होगा। तो F1 और F2 दोनों एक्सटर्नली अप्लाइड है, इसलिए कपल हुआ और इससे हम लोग क्या मेजर करेंगे? टॉर्क मेजर करेंगे। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट पार्ट है इसका। तो अब यहां पर ये नेट फोर्स जीरो, नो ट्रांसलेटरी मोशन, तो अब हम लोग एक्सप्रेशन किसका निकालेंगे? टॉर्क का निकालेंगे। तो टॉर्क का निकालने के लिए क्या चाहिए? फोर्स। टॉर्क को मेजर कैसे करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यही है फॉर्मूला, यही कहता है। तो यहां पर फोर्स F1 लगा और F2 एक्ट किया, तो हम लोग F1 से परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ किया। डाइपोल का लेंथ 2a ले लो, 2l ले लो, जो भी लेना है। अब यहां पर ये एंगल थीटा है, डाइपोल लेंथ आपका यहां से लेके यहां तक 2a है।
तो ये भी एंगल थीटा होगा। इसको आप जो भी नेमिंग करना चाहें, ए बी, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस एन, इसका मतलब एन क्या बन जाएगा, 2a का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है तो 2a साइन थीटा। ठीक, इसका मतलब यहां पे टॉर्क को मेजर करेंगे, फोर्स F1, और F1 पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका an है। F1 का मतलब हो गया QE और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया 2a साइन थीटा। अब Q इंटू 2a को एक साथ रख देंगे इंटू E साइन थीटा, ये बन गया डाइपोल मोमेंट P साइन थीटा। इसका मतलब यहां पर डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, और साइन है तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो फाइनली टॉर्क का ये एक्सप्रेशन आ गया, टॉ वेक्टर इज इक्वल टू P क्रॉस E। क्लियर? अब यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, हम लोग कैसे टॉर्क को मेजर करते हैं। सपोज डाइपोल मोमेंट दे दे इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर I कैप px, j कैप py, k कैप pz, और इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन ऑफ एक स्पेस दे दे I कैप ex, j कैप ey, k कैप ez। कैसे निकालेंगे टॉर्क, संस्कृति बताओ। क्या तरीका सिखा रखा था, याद है? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यहां आई कैप लिखते हैं, जे कैप, के कैप, और पी वेक्टर पहले है, इसका मतलब डाइपोल मोमेंट के आई कैप जे कैप का कोफिशिएंट। तो यहां पर क्या आ जाएगा, पी एक्स हो जाएगा, पी वाई होगा, पी जेड होगा, ई एक्स होगा, ई वाई गड, ई जेड। एक्सपेंशन कैसे होगा, बोलो राम गणेश, जल्दी से इसको एक्सपैंड कैसे करेंगे, क्विक बोलो। आई कैप लिख देंगे, एक्सपेंशन में ये प्लस होता है, ये माइनस, और ये प्लस होता है। तो आई कैप लिखेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट इसका हो गया, मतलब मल्टीप्लीकेशन। तो पी वाई ई जेड माइनस ई वाई पी जेड माइनस जे कैप, तो क्या बन जाएगा जे कैप के लिए, पी एक्स ई जेड माइनस ई एक्स पी जेड। चलो के कैप क्या आएगा रिजल्ट, पी एक्स ई वाई माइनस ई एक्स, जस्ट ए मिनट, के कैप लिया तो पी एक्स ई वाई, और फिर ये ई एक्स पी वाई होगा, होगा ना। तो इस तरह से इसका एक्सपेंशन हो गया। तो इस तरह से टॉर्क भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब टॉर्क के डायरेक्शन की बात करते हैं। तो टॉर्क के डायरेक्शन की बात करते हैं, तो टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा, हमने क्या बता रखा था, एक्सिस कैसे लिखते हैं, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई, और ये हम लोग लेते हैं ऑब्जर्वर के टुवर्ड्स जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव जेड एक्सिस, और ये नेगेटिव जेड एक्सिस। इसका मतलब डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव या नेगेटिव जेड एक्सिस, नेगेटिव जेड एक्सिस। तो डाइपोल मोमेंट का ये डायरेक्शन है, इसका मतलब ये माइनस के कैप को रिप्रेजेंट कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, आई कैप। टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा, पी क्रॉस ई। तो पी क्रॉस ई, तो पी का डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या, माइनस के कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप, के क्रॉस आई क्या हो गया, जे। तो नेगेटिव वाई एक्सिस, इसका मतलब टॉर्क का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, क्योंकि के आई का क्रॉस प्रोडक्ट जे कैप और ये माइनस, तो नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ टॉर्क का डायरेक्शन हो जाएगा। बोलो क्लियर।
100%। तो टॉर्क भी हो गया। नेक्स्ट आ जाए, तो ये 12 साइन थीटा, अब 2a रखो या 12 साइन थीटा रखो, यही डायरेक्शन आ गया। नेक्स्ट आ जाए, अब यहां पर देखो कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो डेराइव कर देंगे टॉर्क इज इक्वल टू P साइन थीटा तक, और फाइनली टॉ वेक्टर इज इक्वल टू P क्रॉस E। कहता व्हाट विल हैपन इफ द फील्ड वेयर नॉन यूनिफॉर्म। जब नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होगा तो अभी हम लोग फाइंड करके देखते हैं दूसरा ऐसा क्वेश्चन, ये सेकेंड पार्ट अभी सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। कहता डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन इट एंड राइट इट्स डायरेक्शन, डायरेक्शन भी बता दिया। स्टेट द कंडीशन अंडर विच द डाइपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। थीटा का वैल्यू 0 डिग्री रखेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम। थीटा का वैल्यू 180 डिग्री रखेंगे तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर? तो दोनों क्वेश्चन हो गया। तो लास्ट वाला सेगमेंट क्या था? इलेक्ट्रिक डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये डाइपोल है, इसको नॉन यूनिफॉर्म फील्ड रीजन में रख रहे हैं, तो फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगा। इसका मतलब फील्ड का पैटर्न जो बनेगा प्लस क्यू पर अलग बनेगा, माइनस क्यू पर पैटर्न अलग बनेगा। तो यही हमने नॉन यूनिफॉर्म फील्ड को रिप्रेजेंट किया, और माइनस क्यू पर फील्ड को हमने ई वेक्टर एज्यूम किया। तो प्लस क्यू पर वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डिफरेंट है, उसको ई प्लस डेल्टा ई लिखा। ठीक, अब फोर्स यहां पर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लग गया माइनस क्यू ई, और इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लग गया क्यू ई प्लस डेल्टा ई। ठीक, अब नेट फोर्स हम लोग निकाल करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो थोड़ा एक चीज दिमाग में यहां पर बिठा लेना है कि ये माइनस क्यू रीजन में यहां पर फील्ड ई है, और प्लस क्यू रीजन में फील्ड का वैल्यू ई प्लस डेल्टा ई। इसका मतलब यहां पर ये जो डाइपोल अलोंग द एक्स एक्सिस है, ये अप्रोक्सीमेटली डेल्टा एक्स लेंथ है, क्योंकि फील्ड का स्ट्रेंथ यहां पर ई है और यहां का फील्ड का स्ट्रेंथ ई प्लस डेल्टा ई है। इसका मतलब डिस्टेंस या पोजीशन एक्स के अलोंग चेंज कर रहा डेल्टा एक्स, तो फील्ड भी उसी के अकॉर्डिंग डेल्टा ई चेंज कर रहा है। अब ये माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच का लेंथ डाइपोल लेंथ भी होता है। इसका मतलब एक मैथमेटिकल अप्रोक्सीमेशन है कि हम 2a को डेल्टा एक्स एज्यूम कर सकते हैं। मतलब यदि क्वांटिटी को हमको डिवाइड करना हो, मल्टीप्लाई करना हो सेम क्वांटिटी से, तो डेल्टा एक्स को 2a के बराबर यूज कर सकते हैं। ठीक, अब यहां पर फोर्स, नेट फोर्स जब आप निकालेंगे तो समेशन F1 एंड F2। F1 का वैल्यू हमारे पास माइनस क्यू ई वैक्टर है, F2 का वैल्यू क्या है? क्यू ई प्लस डेल्टा ई है। अब यहां पर क्यू ई कैंसिल हो गया, क्या बचा भाई? क्यू डेल्टा ई वैक्टर बचा। अब मैग्नीट्यूड के टर्म में इसको F इज इक्वल टू क्यू डेल्टा ई लिख रहे हैं। यहां पर जो वैल्यू चेंज हो रहा है उसको देखते हैं। डेल्टा ई कितने से चेंज हो रहा है? ई प्लस डेल्टा ई बना फॉर डिस्टेंस डेल्टा एक्स। इसका मतलब डेल्टा ई में डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दे, तो डेल्टा एक्स क्वांटिटी के अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2a है, तो 2a से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नहीं, डायमेंशन या यूनिट वाइज आप देख लें, लेंथ से डिवाइड तो लेंथ से मल्टीप्लाई, तो लेंथ का मतलब 2x किसके बराबर है अप्रोक्सीमेशन में? डेल्टा एक्स 2a के बराबर है। इसका मतलब डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे तो डेल्टा एक्स के बराबर क्वांटिटी 2a है, उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो डेल्टा एक्स से डिवाइड तो 2a से मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन गया भाई? डाइपोल मोमेंट बन गया, डेल्टा ई बाई डेल्टा एक्स हो गया। आ गया समझ में? इसका मतलब ये फोर्स किधर निकला? जब डाइपोल को एक्स डायरेक्शन में रखा। ठीक,
यदि डाइपोल को हम वाई डायरेक्शन में रखेंगे तो फोर्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, P डेल्टा E बाई डेल्टा वाई। फोर्स इन जेड डायरेक्शन P डेल्टा E बाई डेल्टा जेड। आ गया समझ में? क्लियर? तो ये भी हो गया नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। अब नेक्स्ट आ जाए, यही रिजल्ट हम लोगों का आ गया, फोर्स का वैल्यू P डेल्टा E बाई डेल्टा एक्स। अब नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। अब ये डाइपोल, इसको फील्ड रीजन में रखा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या सिंपली आप कह सकते हैं डाइपोल मोमेंट और फील्ड के बीच एंगल थीटा। अब इसको एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी थीटा प्रोवाइड किया तो एक एडिशनल अमाउंट ऑफ वर्क हुआ। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? पोटेंशियल एनर्जी हमने आपको सिखा रखा, असेंबलिंग ऑफ चार्जेस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज हो गया, असेंबलिंग ऑफ मासेस पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल मास के रिस्पेक्ट में हो। ठीक, इसका मतलब यहां पर है कि पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल का जब हम निकालते हैं तो जीरो एनर्जी से सम स्टैंडर्ड पोजीशन तक, इट मींस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम जीरो एनर्जी पोजीशन टू सम स्टैंडर्ड पोजीशन। देखो ये डेफिनेशन लिखा है, चेक करो कॉपी में। हा? ये नहीं पढ़ाए थे? अच्छा, टॉपिक मिस कर गया था क्या? इम्पॉसिबल। राम गणेश तुम लोग के यहां हुआ था पढ़? ऐसा कैसे हो गया? ये टॉपिक मिस कैसे कर गया? चलो कोई बात नहीं, लिखो वो बाकी वीडियो में कर लोगे, डेफिनेशन लिख लो, डेफिनेशन नहीं लिखेंगे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल कहीं मिरप में लिख लो, फिर उसको फेयर कर लेना। डेफिनेशन अभी लिखा रहे और पूरा एक्सप्रेशन तो इसमें रहेगा ही। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड is defined as the amount of work done in rotating the dipole from zero energy position to some standard position। ठीक, जीरो एनर्जी से लेके, सिंपली एग्जाम्पल भी है, मान लो कि डाइपोल इनिशियली फील्ड डायरेक्शन में, और वहां से डाइपोल को हम किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले जाए तो उसके लिए जितना अमाउंट ऑफ वर्क होगा वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। ठीक, अब इसका मतलब यहां पर स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क यदि हम निकालते हैं तो द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन amount of work done in rotating the dipole through
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। अब डी थीटा के लिए कितना अमाउंट ऑफ वर्क हो रहा है, तो अमाउंट ऑफ वर्क एंगल के फॉर्म में है। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता था तो आप लोग कैसे लिखते थे, अमाउंट ऑफ वर्क फोर्स इनटू स्मॉल या लीनियर डिस्प्लेसमेंट। यहां पर रोटेशन के फॉर्म में अमाउंट ऑफ वर्क फोर्स को रिप्लेस करेगा टॉर्क और लीनियर डिस्प्लेसमेंट को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? तो यहां पर स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क टॉर्क इनटू स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टॉर्क को क्या लिखेंगे, पीई साइन थीटा डी थीटा। तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क क्या हो गया, इनिशियल टू फाइनल। तो इनिशियल एंगल हम थीटा 1 मान लें, अब फाइनल थीटा 2, पीई साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2। अब यहां पर नेगेटिव साइन को रिमूव करना है तो क्या आ जाएगा, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, तो कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 हो गया। इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क। ये नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन किया। क्लियर? 100%। आगे बढ़े, बोलो। अब ये तो अमाउंट ऑफ वर्क निकाला, अभी हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकाला। तो इसी एक्सप्रेशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमारा अमाउंट ऑफ वर्क का एक्सप्रेशन आ गया। अब इनिशियल क्या भाई, जीरो एनर्जी पोजीशन। तो जीरो एनर्जी पोजीशन कैसे ढूंढोगे, जब टॉर्क मैक्सिमम होगा। तो टॉर्क पी साइन थीटा, तो थीटा का वैल्यू जब 90 डिग्री रखोगे तो टॉर्क मैक्सिमम, इसका मतलब जीरो एनर्जी पोजीशन आना चाहिए। तो थीटा 1 हमारा 90 डिग्री पर, जहां टॉर्क मैक्सिमम, और थीटा 2 सम स्टैंडर्ड पोजीशन, थीटा एज्यूम कर ले। तो दिस अमाउंट ऑफ वर्क इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। तो ये पीई हो गया, और कॉस थीटा 1 की जगह पर क्या आ गया, कॉस 90 डिग्री, और ये कॉस थीटा। तो ये आ गया पी कॉस 90 का वैल्यू 0, तो ये क्या आ गया, माइनस कॉस थीटा। तो u इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा। ठीक, नेगेटिव साइन है। चल, कॉस का मतलब क्या हुआ, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो दो वेक्टर कौन कौन है, पी और ई, इनके बीच डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। तो पी डॉट ई आ गया। ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया। अब यहां पर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री रखने पर क्या इक्विलिब्रियम आता था, स्टेबल इक्विलिब्रियम। थीटा का वैल्यू 0 डिग्री डालो, पोटेंशियल एनर्जी में क्या आ गया एक्सप्रेशन, जल्दी बताओ, माइनस पी कॉस 0 का वैल्यू 1। चलो, थीटा का वैल्यू 180 डिग्री डालो, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो u इज इक्वल टू क्या हो गया, पीई हो गया। और यहीं पर यदि आपसे क्वेश्चन रेज कर दे कि पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कब हो, या फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी व्हेन अ डाइपोल इज रोटेटिंग फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो फाइनल कितना भाई, अनस्टेबल है। तो अमाउंट ऑफ वर्क का मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज का मतलब क्या होता भाई, फाइनल माइनस इनिशियल। अब कहां लेके गए, स्टेबल टू अनस्टेबल, तो फाइनल हो गया अनस्टेबल। इनिशियल क्या हो गया, स्टेबल हो गया। अनस्टेबल कितना है, पी ही, और स्टेबल क्या है, माइनस पी। तो फाइनली क्या आ गया, 2 पीई।
ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। चलो क्लियर 100%। अरे बोलो थोड़ा सा एनर्जी हो गया, देखो उस सब की आवाज एक साथ आ रही है, पूरी एनर्जी रहेगी तब ना। राम गणेश देखो आया तो एनर्जाइज्ड हो गया वह आज। हो गया। चलिए आगे बढ़े। चलिए यही हमारा कंडीशन था, देखो तो ये पीपीटी पीडीएफ में तो है, तो बोलना चाहिए था ना तुम लोगों को। इसका मतलब ना पीडीएफ देख रहे हो ना वीडियो देख रहे हो। ये प्रूफ हो गया आज। नहीं प्रूफ हुआ कि जब ये पीडीएफ में था तो आप लोगों ने किसी ने नहीं कहा कि सर ये टॉपिक नहीं हुआ है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? श्वेता, तुम ही हो ना जिम्मेदार। मतलब 48 आवर्स के बाद व्हाट्सएप पे चेक करते कि सर का कोई मैसेज है कि नहीं, 48 घंटे के बाद इसका नेटवर्क काम करता है, बताओ। देखो यहां पर कंडीशन निकाल दिया, देखो थीटा 190 डिग्री, थीटा 2 थीटा, अमाउंट ऑफ वर्क को पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में निकाल दिया एक्सप्रेशन। ठीक, वर्क डन का एक्सप्रेशन अलग है, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन अलग है। ठीक, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए अब यहां पर ये जो रिजल्ट आया, क्या रिजल्ट आया उसको चेक कीजिए। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स का वैल्यू क्या आ गया था? 0। टॉर्क पी साइन थीटा। आज नॉन यूनिफॉर्म में फोर्स नॉन जीरो और टॉर्क 0 और मे नॉट बी 0, ये याद रखना है। इसलिए इसको ब्लॉक डायग्राम में बिल्कुल ऐसे हमने फिक्स करके बना दिया है। नेक्स्ट आ जाए। अब देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन आया हुआ है। इलेक्ट्रिक डाइपोल का लेंथ 4 सेंटीमीटर। ठीक, एंगल कितना फॉर्म कर रहा है? 60 डिग्री। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कितना टॉर्क लग रहा है? 4√3 न्यूटन मीटर। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इफ इट हैज चार्ज ऑफ 8 नैनो कूलम। ठीक, अब यहां पर सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए क्या एक्सप्रेशन है? पीई कॉस थीटा। तो फील्ड तो नहीं है, तो पहले फील्ड लाना पड़ेगा। तो पहले वाले लाइन में क्या है? टॉर्क दे रखा है। तो फर्स्ट लाइन में जब टॉर्क दे रखा तो टॉर्क का फॉर्मूला हो गया पी साइन थीटा। टॉर्क का वैल्यू 4√3। डाइपोल मोमेंट, तो यहां पर कहता है चार्ज दे रखा 8 नैनो कूलम। इसका मतलब ये क्या? Q/2 है। देखिए मिस्टेक क्या क्या लोग करते हैं। एंगल का वैल्यू कितना भाई? 60 डिग्री। 4√3। चार्ज का वैल्यू 8 नैनो कूलम, 10⁻⁻9। ये 2a है, नॉट 8, 2a डाइपोल लेंथ। अब क्या कहता है? डाइपोल का डाइपोल लेंथ 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब पूरा वैल्यू 4 सेंटीमीटर है। तो ये 4 × 10⁻⁻2 ई, और ये क्या गया? √3/2। √3 कैंसिल हो गया, 4 कैंसिल हो गया। तो कितने बन गए? इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताओ जल्दी से, जल्दी से। 1/4 और 10 का पावर कितना? ऊपर चला गया 11 हो जाएगा। ठीक, सिंपल ऐसे ही रखते हैं। अब क्या चाहिए हमको? पोटेंशियल एनर्जी। क्या पोटेंशियल एनर्जी? -P cos थीटा। डाइपोल मोमेंट फिर से वैल्यू डाल देते हैं, क्या दिक्कत है? 8 × 10⁻⁻9, 4 × 10⁻⁻2। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है? 1/4, 10⁻11। कॉस कितना एंगल है? 60 डिग्री, 1/2। देखो सॉल्व करके कितना आ गया? ये 4 कैंसिल हो गया, ये 2 4, तो क्या बचा? 4।
और 10 का पावर कितना हो गया? फाइनल क्या रिजल्ट आ गया? 4 जूल। मैग्नीट्यूड के टर्म में, क्योंकि क्वांटिटी क्या है? स्केलर है, इसलिए मैग्नीट्यूड के टर्म में क्या आंसर आना चाहिए? 4 जूल। आ गया समझ में? देखो रिवीजन का फायदा हुआ ना कि नहीं हुआ? इसीलिए कहा था कि वीडियो पूरे रिवीजन में बनाने पर ज्यादा फायदा है। तो आज प्रियांशु घर से लाया 1 केजी खोआ। हाँ, सबको खिलाएगा। हाँ, चलो देख लेते हैं आंसर कितना है भाई। 4 जूल। ठीक। अब आ जाए टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक। डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में रख रहे हैं, इसका टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन फाइंड करना है। ए डाइपोल, अब ऐसा नहीं कि डाइपोल को फ्रीली सस्पेंड किया हुआ है, इसमें चूंकि एक्सप्रेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आएगा, इसलिए हमने एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए सस्पेंडेड स्ट्रिंग दिखा रखा है। आप जब फिगर में ड्रॉ करेंगे तो कोई जरूरी नहीं कि आप स्ट्रिंग दिखाएंगे। ठीक। अब यहां पर सबसे पहले इस डाइपोल में जो एंगुलर ट्विस्ट हुआ, रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा। और जो टॉर्क का वैल्यू आप लोगों ने निकाला, टॉ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। क्या ये रिस्टोरिंग टॉर्क को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं? माइनस साइन लगाएंगे, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन एक्सटर्नल के जस्ट अपोजिट होता है, इसलिए माइनस साइन। ठीक। किस टॉर्क से ये डिफ्लेक्ट होगा? उसको डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहते हैं, आई इंटू अल्फा। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा एंगुलर एक्सलेशन। इस एंगुलर एक्सलेशन का वैल्यू अभय क्या निकाला था, जल्दी से बताना। एंगुलर एक्सलेशन क्या सिखाया था? नहीं बोलने दो उसको। हाँ, क्या? सुधांशु बताओ, एंगुलर एक्सलेशन का एक्सप्रेशन क्या आया था? तुम बताओ। अनुकूल तुम बताओ। यहां एक फट्टा रखा हुआ था मारने वाला, लेकिन पता नहीं वो कहां रखा गया है। अब यही तो पूछ रहे हैं। अल्फा को हम लोग कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी को रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो फाइनली ये आ जाता है सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखो कॉपी में लिखा रखा है। अब यहां पर इक्विलिब्रियम कंडीशन में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क रीस्टोरिंग टॉर्क के इक्वल, तो माइनस पी ई साइन थीटा, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्मॉलर है तो साइन थीटा को थीटा लिखेंगे, तो आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस पी ई थीटा हो जाएगा। अल्फा को हम लोग लिखते हैं माइनस पी ई बाई आई थीटा, और ये एसएचएम का स्टैंडर्ड इक्वेशन है। जब इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं, डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर माइनस पी ई बाई आई थीटा, और हमने आपको कहा भी था इट इज कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड एसएचएम इक्वेशन, और वो है स्टैंडर्ड एसएचएम इक्वेशन सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। कंपेयर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा, और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू पी ई बाई आई, देन ओमेगा बिकम्स रूट पी ई बाई आई,
और ओमेगा को लिखते हैं 2 पाई बाई टाइम पीरियड अंडर रूट पी ई बाई आई, देन टाइम पीरियड बिकम्स 2 पाई अंडर रूट आई बाई पी ई। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने का तरीका सिंपली ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो डाइपोल का यहां पर ये जो चार्ज है इसका मास m और एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस इसका a, इसका मास m, ये भी एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस a। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का सम हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 और ये I2 टेंशन क्वांटिटी है, इसलिए सिंपल हम लोग इसका सम करते हैं। तो ये I1 प्लस I2 हो गया, ये हो गया ma स्क्वायर प्लस ma स्क्वायर हो गया, तो फाइनली 2m स्क्वायर बन जाएगा। इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब भी हम लोग यहां पर यूज करेंगे तो I इज इक्वल टू 2ma स्क्वायर हो जाएगा। आ गया समझ में? क्लियर? ठीक, आज यहीं तक बनाते हैं, कल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को भी एक बार रिकॉल करा देंगे। ठीक, रिकॉल कराने से फायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता है।